हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक जो जियोग्राफी है, ये द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर का एक पेपर है आर्थिक भूगोल जिसका नाम है। तो इस पेपर का आज मैं सॉल्यूशन देखूंगा, यानी कि जो इसका सिलेबस मैंने इससे पहले प्रोवाइड कराया था। तो आपने सिलेबस नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप सिलेबस को भी देख सकते हैं। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने जो 8वें यूनिट के विषय में बताया था, अर्थात आर्थिक भूगोल के जो सिलेबस में 8 यूनिट थी, उन 8वें यूनिट में किन किन टॉपिक्स को पढ़ना था उसे हम उस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट यानी कि यूनिट पहली को हम जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे और ये भी देखेंगे कि इस यूनिट से किस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सभी चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट से जितने भी कुछ इंपॉर्टेंट है उन सबको अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर यूनिट पहली है, यहाँ पर हम पहले यूनिट को देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट का जो नाम है, इसमें आर्थिक भूगोल का अर्थ, अवधारणा और दृष्टिकोण और विश्व के कृषि क्षेत्र, यानी कि इसको डर्वेंट हिटलिस्ट के अनुसार आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है उसे हम पहले देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हमें आर्थिक भूगोल पढ़ना है, इसकी परिभाषा, इसके अर्थ के विषय में, इसके विषय क्षेत्र के विषय में पढ़ना है, इसकी प्रकृति यानी नेचर का, इसका इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक भूगोल का किस तरीके से महत्व है इकोनॉमिक जियोग्राफी में, इसके विषय में पढ़ना है। और आधारभूत इसकी क्या संकल्पनाएं हैं, आधारभूत जो संकल्पनाएं इसके हैं, आर्थिक भूगोल की जितनी भी संकल्पनाएं हैं उसके विषय में आपको विस्तृत अध्ययन करना है। उसके बाद विकास प्रक्रिया अर्थात आर्थिक भूगोल का किस तरीके से विकास हुआ उसके विषय में पढ़ना है। वाणिज्य भूगोल और आर्थिक भूगोल में क्या अंतर है, इसके डिफिनीशन को हम देखेंगे। इसके बाद हमें देखना है कृषि प्रदेश, यानी कि कृषि प्रदेश जो होते हैं इसके विषय में, इसकी परिभाषा क्या है। और डॉक्टर हंगिंगटन एवं जॉनसन का कृषि प्रदेश वर्गीकरण के विषय में देखेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उसके बाद हमें देखना है डर्वेंट हिटलसी, जो कि डर्वेंट हिटलसी के कृषि प्रदेश वर्गीकरण के आधारभूत तत्व कौन से थे और हिटलसी के विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण। तो हिटलसी जो डर्वेंट हिटलसी थे उन्होंने कृषि प्रदेशों को किस तरीके से वर्गीकरण किया है उसका भी अध्ययन करना है और ये इस यूनिट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। तो इस यूनिट से लगभग आर्थिक भूगोल पूछा जा सकता है, इसकी प्रकृति और इसके विषय क्षेत्रों के विषय में पूछा जा सकता है, इसके जो आधारभूत जो संकल्पना है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और यहाँ से जो अंतिम है हिटलसी के विश्व का कृषि प्रदेश का वर्गीकरण, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को विस्तृत रूप में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक भूगोल का अर्थ क्या है, यानी इसके एक्सप्लेनेशन के विषय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक भूगोल यानी कि जो इकोनॉमिक जियोग्राफी है इसका अर्थ क्या है। तो भूतल पर मानवीय गतिविधि, जो मानवीय आर्थिक गतिविधि होती है एवं क्रियाओं का अध्ययन ही इसका अर्थ है। तो आर्थिक भूगोल का जो मुख्यतः अर्थ है मानवीय गतिविधि, मानवीय आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना, उनकी क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल का एक अर्थ है। अब हम देखते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा। तो आर्थिक भूगोल का अर्थ मुख्यतः मानवीय आर्थिक क्रियाओं को, गतिविधियों का अध्ययन करना, बस। उसके बाद देखते हैं आर्थिक भूगोल की जो परिभाषा है उसे हम देखते हैं। तो आर्थिक भूगोल जो है, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, यानी इकोनॉमिक जियोग्राफी की एक प्रमुख ब्रांच है। मानव भूगोल जो है, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसमें भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करना आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो परिभाषा हमने देखा आर्थिक भूगोल क्या है। आर्थिक भूगोल जो है मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत भूतल पर मानवीय आर्थिक क्रियाओं का भौगोलिक संदर्भ में अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल कहलाता है। अब देखते हैं यहाँ पर ये भूगोल जो है, भूगोल की मुख्यतः दो उपशाखाएं हैं। तो एक है भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी और दूसरा है मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। तो इसी ह्यूमन जियोग्राफी का ही एक उपशाखा है जो कि आर्थिक भूगोल है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर जो अगला टॉपिक है प्रोफेसर जिमरमैन के अनुसार उन्होंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी है। तो आर्थिक भूगोल जो है मानव के वातावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है। तो आर्थिक भूगोल क्या है, मानव के वातावरण के संबंध में मानव के आर्थिक जीवन, यानी हमेशा याद रखना कि जो आर्थिक भूगोल है उसमें मानवीय आर्थिक क्रियाओं या मानवीय आर्थिक क्रिया गतिविधियों का अध्ययन ही किया जाता है। तो अब हम आगे चलते हैं। इसी प्रकार R.E. मर्फी ने भी बताया, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दी है। तो आर्थिक भूगोल मानव के जीविकोपार्जन के साधनों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानताओं तथा असमानताओं का अध्ययन करता है। तो ठीक है, अब हम देखते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला जो टॉपिक है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, अर्थात कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र जो हैं कौन कौन से हैं। तो आर्थिक भूगोल के क्षेत्र मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन करना तथा उसका मात्राकरण करना, तो यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर जो मानवीय क्रियाएं होती है उसका अध्ययन करना, और फिर उसके बाद मानवीय संसाधनों का मूल्यांकन करना,
तथा उनकी संभावनाओं का अनुमान करना, उसके बाद आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना। तो इन तीनों क्षेत्रों के आधार पर ही आर्थिक भूगोल का विषय क्षेत्र अध्ययन किया जा सकता है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों के बिना आर्थिक भूगोल संभव नहीं है। इसी तरीके से मानवीय संसाधन जो बनाए गए वो मानव के ही द्वारा, तो इस तरीके से ये सभी आर्थिक भूगोल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनके अध्ययन से ही हम आर्थिक भूगोल को समझ सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन, जो अगला टॉपिक है। इसमें देखते हैं जो देश या प्रदेश की जो स्थिति होती है एक प्राकृतिक संसाधन है। जलवायु, ये भी प्राकृतिक संसाधन। स्थलीय संसाधन, मृदा मिट्टी जो है, जलीय संसाधन, खनिज एवं शक्ति संसाधन, वनस्पति संसाधन, पशु संसाधन, तो ये जितने भी संसाधन है ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हैं। अब हम देखते हैं मानवीय संसाधनों के अध्ययन से हम कैसे मानव भूगोल को समझ सकते हैं। तो उसमें भी बताया गया कि जो मानवीय संसाधन जैसे प्रदेशों की जनसंख्या, सघनता और नर नारी अनुपात और तकनीकी प्रगति हुई है टेक्नोलॉजी में, जनता की शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, धन के लेन देन से संबंधित विश्वास, ग्रामीण एवं नगरीय अनुपात, इस तरीके से जितनी भी मानवीय क्रियाएं होती हैं या फिर मानवीय जो प्रक्रिया हैं उनके माध्यम से ये सभी मानवीय संसाधन है और इन्हीं के माध्यम से हमें इन सभी के माध्यम से आर्थिक भूगोल को अध्ययन कर सकते हैं। और अगला जो है आर्थिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र, जो अंतिम जो तीसरा है आर्थिक भूगोल की क्रियाओं का अध्ययन। तो आर्थिक क्रियाओं की अवस्थिति, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्रीय विवरण, स्थानिक संगठन और आर्थिक विकास योजना, तो इन सभी के माध्यम से हम आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को अध्ययन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है, तो अगले टॉपिक की ओर देखते हैं। तो अगला टॉपिक है आर्थिक भूगोल की प्रकृति, यानी कि आर्थिक भूगोल का जो नेचर है उसे देखते हैं। तो आर्थिक भूगोल हमें सदैव प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति, प्राप्ति और वितरण, यानी कि जो प्राकृतिक जितने भी संसाधन है उसकी स्थिति को प्राप्ति करता है, उसे बताता है और उसके वितरण को बताता है, तो आदि से परिचित कराता है, जिसके द्वारा वर्तमान में किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सके। तो ये जो उसका नेचर है आर्थिक भूगोल ही का मतलब ही है कि प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति का पता चले और उसके कितने क्षेत्रों में वितरित है या वितरण है, जिसके कारण से किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति हो सके। तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला जो टॉपिक है उसे देखते हैं। आर्थिक भूगोल का महत्व किस तरीके से है उसे हम देखते हैं। तो पिछले कई वर्षों में जो आपने देखा हो कि पिछले कई वर्षों में आर्थिक भूगोल का पर्याप्त विकास हो चुका है। आर्थिक भूगोल प्रगतिशील विज्ञान है, हमेशा इसका विकास होता ही रहता है, तो प्रगतिशील विज्ञान है। अब देखते हैं इसके कौन कौन से महत्व हैं उसे देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति एवं वितरण में विकास हुआ है, ये इसका एक महत्व है कि इसके माध्यम से हमें प्राकृतिक संसाधनों को पता चलता है, उसका वितरण पता चलता है कि किन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। आगे हम देखते हैं इसका दूसरा उपयोग महत्व जो है प्राकृतिक संपत्ति, अर्थात प्राकृतिक संपत्ति जो है उसका पता चलता है। इसके बाद अगले देखते हैं पृथ्वी के गर्भ में छिपे खनिज पदार्थों का पता चलता है। तो आर्थिक भूगोल के माध्यम से हमें जो खनिज पदार्थ हैं पृथ्वी के भीतर उनके विषय में पता चलता है। उसके बाद जो चौथा है परिवहन के संसाधनों का विकास होता है, जब जरूरत पड़ती है तो परिवहन के संसाधनों का भी विकास किया जाता है। उसके बाद देखते हैं पांचवा जो है किसी देश की आर्थिक उन्नति में लाभ होता है। तो आर्थिक भूगोल के इस तरीके से महत्व ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले यूनिट की अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को और अगला जो टॉपिक है आर्थिक भूगोल के विकास प्रक्रिया। तो आर्थिक भूगोल के विकास किस तरीके से हुआ या किन किन चरणों में हुआ उसे हम देखते हैं। तो आर्थिक भूगोल एक प्रगतिशील या गतिशील विषय है। इसके लिए इसके विकास का काल निम्न 3 भागों में वर्गीकृत या विभक्त किया जा सकता है। तो हमेशा इस चीज़ का विकास होता ही गया है आर्थिक भूगोल। तो शुरुआती स्थिति में यानी कि जो प्रथम युद्ध के दौरान उससे पूर्व पहले आर्थिक भूगोल का बहुत कम विकास हुआ था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यानी कि अंतर विश्व युद्ध का जो काल था उसमें और विकास हुआ। उसके बाद जो युद्धोत्तर यानी कि युद्ध के बाद का जो काल है उसमें आर्थिक भूगोल की एक बहुत ही तीव्र गति से उसका विकास देखने को मिला। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक है वाणिज्य भूगोल। वाणिज्य भूगोल, इससे पहले मैंने आर्थिक भूगोल की परिभाषा बताया जिसमें कि मानव की आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार वाणिज्य जो भूगोल होता है, वाणिज्य भूगोल आर्थिक भूगोल की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें पदार्थों के उत्पादन, वितरण, उपभोग एवं व्यापार का क्षेत्रीय भौगोलिक अध्ययन किया जाता है। उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, इस तरीके से वाणिज्य भूगोल के विषय में आपने देखा कि ये आर्थिक भूगोल की शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के उत्पादन क्षमता कितना हुआ, उसका वितरण कैसे हुआ, इन सभी का हम कैलकुलेशन जो होता है उसका अध्ययन करते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और जो अगला टॉपिक है उसे देखते हैं। आर्थिक भूगोल के आधारभूत संकल्पनाएं। आर्थिक भूगोल के ऐसे कौन कौन से आधारभूत संकल्पनाएं हैं जिनके माध्यम से उस भूगोल की एक विस्तृत उसका जो विकास हुआ। तो आर्थिक भूगोल की निम्नलिखित संकल्पनाएं हैं
तो देखते हैं कौन कौन से। तो पहला है आर्थिक भूदृश्यों की संकल्पना, यानी कि इसमें क्या हमें पढ़ना है कि भूदृश्य के अलग अलग क्षेत्रों के आर्थिक विकास का पता लगाना, यानी कि आर्थिक भूदृश्यों की जो संकल्पना है, इसमें भूदृश्यों के जो जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी धरती की सतह हैं, उनके अलग अलग क्षेत्रों की आर्थिक विकास का पता लगाना कि इस क्षेत्रों में किस तरीके से आर्थिक विकास का किया जा सकता है। उसके बाद देखते हैं अगले जो संकल्पना है अगली, आर्थिक भूदृश्य गतिशील तत्व के रूप में। तो मानव के आर्थिक क्रियाकलापों के द्वारा आर्थिक भूदृश्यों में निरंतर परिवर्तन होता है। तो इसमें देखना कि जो भी यानी कि आर्थिक भूदृश्य, जो भी भूदृश्य है, उसको आर्थिक दृष्टि से किस तरीके से गतिशील तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसके विषय में आपको अध्ययन करना। उसके बाद देखते हैं अगले जो संकल्पना है, वर्तमान आर्थिक भूदृश्य संसाधन संरचना तकनीकी प्रक्रियाएं एवं आर्थिक विकास की अवस्था का द्योतक है। तो वर्तमान आर्थिक जो भूदृश्य संसाधन संरचना तकनीक एवं प्रक्रिया ये आर्थिक विकास की अवस्था का एक प्रमुख द्योतक है, एक प्रमुख टूल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगली संकल्पना को देखते हैं। तो अगली जो संकल्पना है, आर्थिक क्रियाकलापों की अवस्थिति एवं स्थानीयकरण। तो आर्थिक क्रियाकलापों की जो आर्थिक यानी कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी किस तरीके से किस क्षेत्र में उसकी स्थिति या स्थानीयकरण किया जाए ताकि उसका तेजी से आर्थिक विकास किया जा सके। अगले हम संकल्पना को देखते हैं, और आर्थिक प्रदेशों की संकल्पना। तो किसी देश में क्षेत्रीय आर्थिक भिन्नताओं के कारण आर्थिक प्रदेश का सीमांकन कर उसका विस्तृत अध्ययन करना ही आर्थिक प्रदेश की संकल्पना है। तो किसी क्षेत्रीय या किसी देश या किसी क्षेत्रीय आर्थिक विभिन्नताओं के कारण जो आर्थिक प्रदेश का सीमांकन है, उसका विस्तृत। उसके बाद जो अगला है स्थानिक कार्यात्मक अंतरक्रियाएं। इसमें एक आर्थिक प्रदेश के दूसरे आर्थिक प्रदेशों से कार्यात्मक संबंध होते हैं, तो उसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद सातवां जो है स्थानिक कार्यात्मक संगठन। तो इसमें क्या आर्थिक प्रदेश के परस्पर संबंध होने पर स्थानिक कार्यात्मक संगठन निर्मित होते हैं। तो स्थानिक कार्यात्मक संगठन का मतलब एक छोटे छोटे एरिया में जो स्थानीय कार्यात्मक संगठन का निर्माण करना, यानी कि जिसके माध्यम से आर्थिक प्रदेशों को वहाँ का आर्थिक विकास किया जा सके उस प्रदेश का। उसके बाद हम देखते हैं अगली जो संकल्पना है, प्रादेशिक आर्थिक विकास। किसी प्रदेश विशेष में आर्थिक विकास के स्तर का निर्धारण करना तथा प्रादेशिक नियोजन करना। ठीक है, अब हम देखते हैं और अगली संकल्पना जो कि अंतिम संकल्पना है, विनाश रहित आर्थिक विकास। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यानी कि यह संकल्पना, इस संकल्पना में आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से उपभोग किया जाए। तो ये संकल्पना के माध्यम से यह बताया जाता है कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसका एक विवेकपूर्ण ढंग से उसका उपभोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और देखते हैं अगला टॉपिक जो अगला टॉपिक है, मानव की प्रमुख आर्थिक क्रियाओं का उत्पादन की दृष्टि से वर्गीकरण। तो उत्पादन की दृष्टि से किस तरीके से मानव की प्रमुख जो आर्थिक क्रियाएं उनका उत्पादन की दृष्टि से वर्गीकरण कैसे किया गया। तो पहले फर्स्ट देखते हैं प्राथमिक क्रियाएं। तो प्राथमिक क्रियाओं में हम देखते हैं कि पशुचारण, कृषि, मत्स्यक्रम, उत्खनन आदि ये जो है मानव की आर्थिक जो क्रियाविधि है, तो ये प्राथमिक क्रियाएं हैं जो शुरुआती स्तर से ही चलती चली आ रही हैं। उसके बाद जो द्वितीय क्रियाएं हैं, उद्योग धंधे इसमें किए जाते हैं। इसके बाद तृतीय जो मानवीय क्रियाएं हैं उसमें आयात निर्यात एवं यातायात के साधनों का उपयोग, इस तरीके से इसका अध्ययन किया जाता है, इन एक्टिविटीज़ को किया जाता है। उसके बाद जो चौथा है, और चौथा जो कि आर्थिक क्रियाओं का है, इसमें आर्थिक क्रिया जो होती है शिक्षक, चिकित्सक, प्रशासन एवं धार्मिक व्यक्ति, इसी तरह विद्यालय, थिएटर, होटल, चिकित्सालय आदि इस तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं जिसके माध्यम से आर्थिक विकास हो सके। तो ये चतुर्थ क्रियाएं हैं। उसके बाद जो पंचम होती है, अंतिम जो है, तो इसमें वित्तीय सलाहकार, वैज्ञानिक, व्यावसायिक परामर्शदाता, जिसके माध्यम से किसी भी देश की जो होती है उसकी वैज्ञानिक जो प्रगति है, उसकी प्रौद्योगिकी जो टेक्नोलॉजी उसका विकास हो सके। तो इस तरीके से आर्थिक विकास के जो प्रक्रम है, तो प्रथम स्तर, द्वितीय क्रियाएं, जो तृतीय, चतुर्थ, इस तरीके से वर्गीकरण किया गया है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है विश्व के कृषि क्षेत्र। तो विश्व के कृषि क्षेत्र के विषय में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृषि प्रदेश की परिभाषा क्या होता है। ऐसे विस्तृत यानी कि कृषि प्रदेश क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं, तभी हम समझेंगे कि विश्व के कृषि क्षेत्र का वर्गीकरण कैसे हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं कृषि प्रदेश की परिभाषा। तो ऐसे विस्तृत क्षेत्र जहां कृषिगत दशाएं, फसलों की किस्मों एवं उनकी उत्पादन क्षमता विधि में समानता तथा कृषि भूमि की उपयोग की विशिष्टताजन्य संबद्धता मिलती है, ऐसे क्षेत्र को कृषि प्रदेश कहते हैं। कुल मिलाकर बात कही गई है कि एक ऐसा एरिया जहां पर उसकी उत्पादन क्षमता विधि में समानता तथा कृषि भूमि की उपयोग की विशिष्टता जन्य से संबंधता मिलती है और जिनकी उसकी उस भूमि का उपयोग बेहतर तरीके से या विशिष्ट रूप में किया जा सके, तो ऐसे क्षेत्रों को कृषि प्रदेश कहते हैं। अब हम देखते हैं डॉक्टर हंगिंगटन ने विश्व को 4 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। तो उन्हें हम देखते हैं। तो उन्होंने सिंपली बताया कि कृषि के लिए सर्वथा अनुप्रयुक्त क्षेत्र जो होते हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता है, ये है, और
जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उसके बाद जो दूसरा है कृषि के लिए जटिल क्षेत्र, यानी कि थोड़ा बहुत कठिन हो, कठिनाई आती हो वहाँ पर कृषि करने के लिए। तीसरा है कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र हो जहाँ पर आसानी से किया जा सके। और चौथी, जहाँ पर कृषि के लिए उपलब्ध अनुकूलतम दशाएं वाली क्षेत्र, जहाँ पर बिल्कुल उस कृषि के लिए बेस्ट अनुकूल दशाएं हो, यानी कि विस्तृत उसके लिए वहाँ का जो अनुकूल दशाएं होनी चाहिए कृषि के लिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगला टॉपिक देखते हैं कि उनमें क्या हमें अध्ययन करना है। तो जो यहाँ पर अगला टॉपिक है, जॉनसन ने विश्व को निम्न प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया है। तो जॉनसन जी ने भी कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, विभाजन किया, कृषि प्रदेशों का भी विभाजन किया। तो उन्होंने टोटल 6 प्रकार में बताया कि कृषि उष्णकटिबंधीय अथवा विषुवत रेखीय फसलों का प्रदेश, उसके बाद उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद तीसरा जो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय अथवा भूमध्य सागरीय प्रदेश, उसके बाद जो चौथा शीतोष्ण कटिबंधीय जीवन प्रदेश, और जो पांचवा है ध्रुवीय मृत प्रदेश, और छठवां जो है मानसूनी अथवा चावल उत्पादन प्रदेश। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस यूनिट की दृष्टि से। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर और अगले टॉपिक को देखते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अगला टॉपिक है। यहाँ पर डर्बेंट हिटलसी के माध्यम से उन्होंने किस तरीके से विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया, उनके सीमांकन हेतु आधारभूत उनके कौन से तत्व थे, उन सभी का अध्ययन करना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सन 1936 में डर्बेंट हिटलसी का विश्व के कृषि प्रदेशों के सीमांकन हेतु आधारभूत तत्व दिए। तो जो आधारभूत तत्व थे, यानी कि डर्बेंट हिटलसी का जो आधारभूत तत्व था कृषि प्रदेश को लेकर उनके सीमांकन हेतु, तो वो कौन कौन से थे? उन्होंने टोटल 5 आधारभूत तत्व बताए। तो उन्हें हम देखते हैं। तो पहला जो आधारभूत तत्व है फसलों एवं पशुओं का साहचर्य, यानी फसलों और पशुओं का साहचर्य होना चाहिए, परस्पर संबंधितता होनी चाहिए। दूसरा है भूमि उपयोग क्षमता एवं उत्पादन विधि होनी चाहिए, यानी कि ये जो आधारभूत तत्व है कि भूमि उपयोग क्षमता उसकी बेस्ट होनी चाहिए और उत्पादन विधि भी अच्छे तरीके से उसकी विधि होनी चाहिए। आगे हम देखते हैं कृषि उत्पादित पदार्थों के उपभोग के का ढंग अच्छा होना चाहिए, यानी कि कृषि जो उत्पादित पदार्थ हैं वो पदार्थों के उपभोग का ढंग बेस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो अगला है कृषि कार्यों में सहायक उपकरण यंत्र जो होते हैं एवं आवास संबंधी दशाएं, तो रहन सहन के लिए या कृषि कार्य में जो सहायक उपकरण और उसमें रहने के लिए एक रखने के लिए जो आवास संबंधी दशाएं होती हैं तो वो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं अगला जो है, और जो आधारभूत तत्व पांचवा है कृषि उद्यम संरचना अथवा कृषि में श्रम पूंजी संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। तो मतलब कि जो पांचवा है कृषि उद्यम संरचना, कृषि में श्रम पूंजी संगठन आदि के विनियोग की मात्रा। तो इस तरीके से पांचों ये आधारभूत तत्व थे, यानी कि डर्बेंट हिटलसी का विश्व के कृषि प्रदेशों का सीमांकन हेतु आधारभूत जो तत्व थे ये 5 थे। अब हम देखते हैं डर्बेंट हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। तो उन्हें हम देखते हैं कौन कौन से थे। तो इन्होंने सन 1936 ईस्वी में, जो कि अमेरिकन थे, तो इन्होंने अमेरिकन जो कि थे, तो इन्होंने डर्बेंट हिटलसी ने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है। इन्होंने अलग अलग पूरे देश में घूमा, पूरे विश्व भर में घूमा और वहाँ पर देखा कि किस तरीके से हम पूरे यानी कि प्रदेश को किस तरीके से कृषि प्रदेश में हम विभक्त कर सकते हैं, कहाँ पर किस तरीके से फसलें होती हैं या किस चीज़ों का उत्पादन होता है। तो उसके आधार पर कृषि प्रदेश का वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो टोटल यहाँ पर 13 कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण उन्होंने बताया। 13 प्रकार के विभाजित किए हैं कृषि प्रदेशों को। तो पहला हम देखते हैं जलवासी पशु चारण प्रदेश, जलवासी पशु चारण प्रदेश। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। पहला जलवासी पशु चारण प्रदेश, दूसरा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, तीसरा जो है स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, और चौथा जो है प्रारंभिक स्थायी कृषि, और पांचवा जो है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। उसके बाद जो छठवा है चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश। उसके बाद जो सातवां है व्यापारिक बागानी कृषि प्रदेश, और आठवां जो है भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। तो इस तरीके से हमने 8 देखा। और हम देखते हैं जो अगला है 9वां जो है वर्गीकरण है वो व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। उसके बाद जो 10वां है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। उसके बाद जो 11वां है निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। उसके बाद जो 12वां है व्यापारिक डेयरी पशुपालन कृषि प्रदेश, और जो 13वां है विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस तरीके से अमेरिकन डर्बेंट हिटलसी जो थे इन्होंने टोटल 13 वर्गीकरण कृषि प्रदेशों का जो 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया, जो कि हमने देखा। जो पहला था जलवासी पशुचारण प्रदेश, दूसरा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, तीसरा स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश, चौथा प्रारंभिक स्थायी कृषि प्रदेश, और पांचवा जो है चावल प्रधान गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, चावल विहीन गहन निर्वहन कृषि प्रदेश, और व्यापारिक बागवानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। जो अगला है 9वां है, यहाँ पर देखते हैं व्यापारिक अन्न
तो कृषि प्रदेश, उसके बाद 10वां व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, और उसके बाद 11वां निर्वाहन फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, उसके बाद जो 12वां है व्यापारिक डेयरी पशुपालन कृषि प्रदेश, और जो 13वां है वो अंतिम है विशिष्ट बागवानी कृषि प्रदेश। तो इस तरीके से हमने देखा 13वां वर्गीकरण। अब हम चलिए देखते हैं इन 13 जो वर्गीकरण है इनके विषय में हम देखते हैं कि क्या क्या ये किस तरीके से इसका वर्गीकरण, इसमें क्या बताया, इसकी क्या विशेषता है। तो चलिए हम देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहले हम देखते हैं चलवासी पशुचारण प्रदेश, इसे घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश पूछा जाए या फिर चलवासी पशुचारण प्रदेश, एक ही चीज़ें हैं, इसी को कहते हैं। तो इसके विषय में पढ़ना है। तो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर चराया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चराया जाता है। यह उन प्रदेशों में अधिक प्रचलित है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यानी कि यह जो प्रक्रिया है, ये जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने की प्रक्रिया, ये वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर वर्षा कम होती है। जलवायु विषम पाई जाती है और समस्त आर्थिक जीवन पशुओं पर ही निर्भर करता है। तो जितनी भी आर्थिक जीवन है, आर्थिक प्रक्रिया है, वो जीवन जो है वो पशुओं पर ही निर्भर करता है। उसके बाद देखते हैं यह स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो यह स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है, से पुकारा जाता है। और यह स्थानांतरण 2 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से। पहला है स्थानीय स्थानांतरण, यानी कि एक स्थान पर, यानी कि इसमें क्या, इस प्रकार के स्थानांतरण सीमित एवं सामयिक होते हैं। यानी कि कम समय के लिए एक सीमित और एक फिक्स समय के लिए होता है। घास की प्राप्ति समाप्ति, यानी कि घास की समाप्ति के बाद पुनः अपने गांव वापस लौट आते हैं। तो स्थानीय जो स्थानांतरण है कि कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद वो पुनः अपने स्थान पर वापस चले आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा है मौसमी स्थानांतरण। इसमें क्या है, ग्रीष्म ऋतुओं में यह पशुचारण ऊंचे ढालों पर और शीत ऋतुओं में निचली घाटियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन पे क्या होता है, ग्रीष्मकालीन में पशुचारण ऊंचे ढलानों पर चले जाते हैं और शीत जो ऋतु में है निचले घाटियों में चले आते हैं। तो इस तरीके से मौसमी बेस्ड है, यानी कि मौसम पर आधारित है कि गर्मी में ऊपर और ठंडी में नीचे चले जाते हैं घाटियों में। अब हम देखते हैं इसके जो प्रमुख जो एरिया है, यानी कि क्षेत्र है, घुमक्कड़ पशुचारण के जो प्रमुख क्षेत्र है उसे देखते हैं। जो इसका प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कि अफ्रीका एवं एशिया के शुष्क प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, तिब्बत, रूस आदि, इस तरीके से जो है यहाँ पर घुमक्कड़ पशुचारण प्रदेश होता है। तो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर चराए जाते हैं। इस तरीके से यहाँ पर पशुओं का पालन। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो वर्गीकरण था, अगला जो डर्बेंट-हिटलसी का जो सेकंड वर्गीकरण था, उसमें हम देखते हैं व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। तो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश क्या है, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो व्यापारिक पैमाने पर पशुपालन का कार्य शीतोष्ण घास के मैदानों में तथा उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेशों में किया जाता है। तो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश का मतलब है व्यापारिक दृष्टि से पशुओं को पालना, यानी कि व्यापारिक पैमाने पर पशुओं का कार्य शीतोष्ण घास के मैदानों में तथा उष्ण कटिबंधीय जो बड़े बड़े घास मैदान होते हैं वहाँ पर इनका व्यापार किया जाता है। वहाँ पर पशुओं का व्यापारिक स्तर पर पशुपालन किया जाता है। तो सामान्य प्रदेशों में किया जाता है। उस तरीके से आगे हम देखते हैं, यहाँ पशुपालन एक ही स्थान पर टिक कर रहते हैं, यानी कि जो पशुपालन रहते हैं तो एक ही स्थान पर फिक्स रहते हैं, वहीं पर अपना चराते हैं। और बड़े बड़े क्षेत्रों में चारागाह विस्तृत होते हैं, जैसे कि सामान्य घास प्रदेश, इस तरीके से जो घास के प्रदेश होते हैं बड़े बड़े क्षेत्रों में, तो वहाँ पर पशुपालन किया जाता है। संपूर्ण विश्व की लगभग 1% जनसंख्या इस उद्यम में लगी है। तो ये रहा व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। अब हम चलते हैं अगला वर्गीकरण था, तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरे में हम देखते हैं, तीसरे का जो नाम है स्थानांतरणशील कृषि। तो इसके हम देखते हैं, इस प्रकार की कृषि जो होती है को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे कि भारत में झूमर कृषि के नाम से जाना जाता है, एयरका, पैंडा, जारा आदि से, और श्रीलंका में इसे चेना के नाम से, अमेरिका में इसे मिलेपा के नाम से। तो इस तरीके से अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। अब हम देखते हैं स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश होता क्या है, इसके विषय में देखते हैं। तो स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश जो है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय क्षेत्रों में निम्न भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे तापमान एवं घनघोर वर्षा के कारण सघन वन प्रदेश मिलते हैं। वर्षा के अधिकता के कारण पोषक जो तत्व होते हैं, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, नीचे चले जाते हैं और भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। तो इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि एक ऐसे, यानी कि जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे तापमान और निम्न जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वहाँ पर निम्न भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे तापमान के कारण और वहाँ पर घनघोर वर्षा होने के कारण सघन वन क्षेत्र पाए जाते हैं, जिस कारण से वर्षा की अधिकता के कारण से वहाँ के जो पोषक तत्व हैं धरती के भीतर हो जाते हैं, जिससे धरती की जो ऊपरी परत है अनुपजाऊ हो जाती है। तो इस क्षेत्रों में पहली फसल जो होती है अच्छी तरह से होती है। तो वहाँ पर जो काट के पूरे पेड़ पौधों काट के जुताई करके पहली फसल अच्छी तरीके से की जाती है। अच्छी तरीके तरह से करने के उपरांत यहाँ
यहाँ के निवासी अपनी कृषि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं। इस प्रकार की कृषि को स्थानांतरण कृषि प्रदेश कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर कहा गया है कि हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक बार फसल करके दूसरे स्थान पर फिर करते हैं फसल को, तो इसी के लिए यहाँ पर स्थानांतरणशील कृषि प्रदेश के नाम से इसे जाना गया। अब हम देखते हैं स्थानांतरण कृषि प्रदेश जो है इसकी प्रमुख विशेषताएं वगैरह आप जानते हैं। अब हम आगे देखते हैं जो चौथा है उसे देखते हैं प्रारंभिक अस्थायी कृषि प्रदेश, जहां पर प्राकृतिक दशाएं कृषि के लिए अनुकूल दृष्टिगत होती हैं, स्थानांतरण कृषि स्थायी कृषि में परिवर्तित हो जाती हैं। तो जहां पर यानी कि एक प्रकार से जो स्थायी जो कृषि के लिए अनुकूलतम जो दशाएं होती हैं, प्राकृतिक दशाएं अगर कृषि के अनुकूलतम हो जाएं तो वहां पर स्थानांतरण कृषि ना होकर बल्कि वो स्थायी कृषि का रूप ले लेती हैं। तो प्रारंभिक जो स्थायी कृषि है उसके विषय में यही है। अब हम चलते हैं अगला जो है इसमें हमें पढ़ना है चावल प्रधान गहन कृषि निर्वहन कृषि प्रदेश। तो इसमें इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में चावल की कृषि प्रधान रूप से स्थानीय उपभोग के लिए की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि चावल का जो उत्पादन है ये प्रधान है, यानी कि चावल की कृषि प्रधान रूप से स्थानीय उपभोग के लिए की जाती है। इस प्रकार की कृषि दुनिया के उन उष्ण आर्द्र प्रदेशों में स्थित है जहाँ विश्व की लगभग 1/3 यानी कि 1/3 जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद हम देखते हैं अगला वर्गीकरण है चावल विहीन गहरी निर्वहन कृषि प्रदेश। इन क्षेत्रों में चावल महत्वपूर्ण उपज नहीं होता है, अर्थात इनमें किसी एक फसल का महत्व नहीं होता रहता है। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। तो चावल कोई महत्वपूर्ण ऐसा फसल नहीं है कि यहाँ पर केवल चावल ही, इसमें किसी भी तरीके की फसल उगाई जा सकती है। तो चावल विहीन गहरी निर्वहन कृषि प्रदेश में विभिन्न तरीकों की फसलों का उत्पादन किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले वर्गीकरण की ओर। तो जो अगला वर्गीकरण है व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश। व्यापारिक बागाती कृषि प्रदेश, यहाँ पर संसार के विभिन्न भागों में व्यापारिक दृष्टि से फसलें पैदा की जाती हैं। जैसे उष्ण कटिबंधीय में केला, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ आदि व्यापारिक बागाती कृषि प्रायः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां संपूर्ण वर्षा लगभग 17.7 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान रहते हैं। तो व्यापारिक बागाती जो कृषि प्रदेश है, तो इसमें क्या करना है कि संसार के विभिन्न भागों में व्यापारिक दृष्टि से फसलें पैदा की जाती हैं, यानी कि व्यापार की दृष्टि से फसलों का उत्पादन करना। जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, गन्ना, चाय, कहवा, रबड़ आदि व्यापारिक बागाती कृषि प्रायः उन क्षेत्रों में की जाती है जहां पर 17.7 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे तापमान रहते हैं। अब हम चलते हैं अगले वर्गीकरण में, देखते हैं भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। इसमें देखते हैं यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु एक विशिष्ट जलवायु होती है जिसमें शीतकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में शुष्क रहती है, यानी कि शीतकाल में जो वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल में शुष्क रहती है। तो जिसमें भूमध्य सागरीय प्रदेशों में निर्वाहन और व्यापारिक दोनों ही प्रकार की कृषि की पद्धति विकसित की गई है। तो यानी कि गर्मी में अलग तरीके की फसल, सर्दी में अलग तरीके की फसल, तो इस तरीके से अलग अलग फसलों का यहाँ पर एक मतलब की पद्धति है। तो मुख्यतः इनमें 3 प्रकार की फसलें पैदा की जाती हैं। पहला है शीतकालीन कृषि उपज, दूसरा है ग्रीष्मकालीन कृषि उपज और तीसरा है बिना सिंचाई के कृषि प्रदेश या कृषि। अब हम देखते हैं अगला जो वर्गीकरण है व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। यहाँ पर व्यापारिक अन्न उत्पादक मध्यवर्ती अक्षांशों में 30 अक्षांश से 55 अक्षांश उत्तर दक्षिण में किया जाता है। तो व्यापारिक अन्न जो उत्पादन कृषि प्रदेश है 30 डिग्री मतलब 30 अक्षांश से 55 अक्षांश के बीच में, इसका उत्तरी दक्षिणी दोनों इसके बीच में इसकी कृषि की जाती है। उसके बाद इसी में देखते हैं कि कृषि प्रदेश यानी कि विश्व के प्रमुख व्यापारिक अन्न उत्पादक प्रदेश जैसे कि यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में उसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो कृषि कार्य मशीनों द्वारा स्थानीय श्रमिकों की सहायता से खेतों का आकार विशाल होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखने वाले तो विशेषताओं में हमने देखा कि कृषि कार्य मशीनों द्वारा होता है, बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर कृषि की जाती है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से यहाँ पर अन्न उत्पादन करना है। तो यहाँ पर स्थानीय श्रमिकों की सहायता भी होती है और खेतों का बहुत बड़ा विस्तार होता है, विशाल होता है। अब हम चलते हैं अगले वर्गीकरण की ओर और अगला जो वर्गीकरण है उसे देखते हैं। अगला जो वर्गीकरण है व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। इसमें हमें पढ़ना है इस प्रकार की कृषि को मिश्रित कृषि भी कहते हैं और फसल के उत्पादन और पशुओं के पालन में कृषकों का व्यापारिक उद्देश्य निहित होता है। याद रखना यानी कि व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, इस प्रकार की कृषि को मिश्रित यानी कि दोनों तरीके की कृषि की जाती है। अब हम अगले देखते हैं और अगला जो है हम अगले टॉपिक को अगले जो वर्गीकरण है उसे हम देखते हैं निर्वहन उपज एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। यानी कि इसमें हमें क्या पढ़ना है कि ये किस तरीके से है इस प्रकार की कृषि के क्षेत्रों रूस में नए विकसित कृषि क्षेत्रों में तथा अविकसित देशों में मिलते हैं। अर्थात इस प्रकार की जो कृषि के क्षेत्र जो है वो रूस में नए विकसित कृषि क्षेत्रों में तथा अविकसित देशों में मिलते हैं। तो निर्वाहक उपज एवं पशुपालन कृषि प्रदेश इस तरीके से रूस में या नए विकसित कृषि क्षेत्रों में या अविकसित देशों में देखने
देशों में मोटे अनाज तथा नई दुनिया के क्षेत्रों में मक्का की कृषि की जाती है। ठीक है, तो निर्वाहक उपज एवं पशुपालन कृषि प्रदेश इस प्रकार के कृषि क्षेत्रों में क्षेत्रीय रूप में नए विकसित कृषि क्षेत्रों में तथा अविकसित देशों में मिलते हैं। इस प्रकार की कृषि में पशुपालन के साथ प्राचीन दुनिया के देशों में मोटे ज्वार बाजरा तथा नई दुनिया के क्षेत्रों में मक्का की कृषि की जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब हम चलते हैं अगला जो है इसका वर्गीकरण, तो व्यापारिक दुग्ध एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। तो व्यापारिक स्तर पर यानी कि व्यापार के स्तर पर दुग्ध का उत्पादन और पशुपालन कृषि प्रदेश। तो इस प्रकार के कृषि प्रदेशों का मुख्य उद्देश्य दुग्ध डेयरी पशुओं के लिए कृषि करना होता है। तो व्यापारिक दुग्ध एवं पशुपालन कृषि प्रदेश में इस प्रकार के कृषि प्रदेशों का मुख्य एक ही उद्देश्य होता है कि दुग्ध एवं डेयरी पशुओं के लिए कृषि करना होता है। अब हम चलते हैं, तो जो अगला है बागवानी कृषि प्रदेश। इस प्रकार की कृषि प्रायः बड़े नगरों के निकट विकसित हुई है। इस प्रकार की कृषि जो होती है, कृषियों में फसल और भूमि उपयोग में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में साग सब्जियां तथा फूल आदि की कृषि की जाती है। तो बागवानी जो होता है इसमें मुख्यतः साग सब्जी या फूल आदि इस तरीके से कृषि की जाती है। तो इस तरीके से हमने देखा यूनिट वन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इस वीडियो में मैंने कंप्लीट डिस्कस किया, उसको विस्तृत रूप में अध्ययन किया। और इसके बाद जो स्थानांतरण यानी कि जो डरवेंट हिटलसी का वर्गीकरण था कृषि प्रदेशों को लेकर, उसको भी देखा कौन कौन से वर्गीकरण थे, और साथ ही साथ उन प्रत्येक जो वर्गीकरण है उसके विषय में भी हम सबने पढ़ा। तो इस तरीके से मैंने यूनिट 1 को कंप्लीट डिस्कस किया और आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको इसका सेकंड यूनिट 2 का आपको वीडियो चाहिए या नहीं। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर